बस तू ही तू पार्ट 12। एक काम करता हूँ, अपने सेक्रेटरी को भेजता हूँ घर पर। दूसरी सारी बातें समझा देना, वो टिकट और होटल बुक कर देगा। 2 दिन बाद शादी है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं और नंदिनी यहाँ से हनीमून के लिए उड़ जाएंगे, कहकर उसने प्रीति की तरफ हाई फाई दिया और घर के अंदर आ गया। रंभा इस वक्त अपने हाथ में एक कार्ड को लेकर गोल गोल घूम रही थी। वाह क्या बात है कार्तिक, तुम भी रहोगे वहां पर, और तुम्हारी वो प्यारी खूबसूरत बीवी भी। और तुम्हारी एक्स वाइफ भी आ रही है तुमसे मिलने के लिए। रंभा इस वक्त अपनी जिंदगी में खुश नहीं थी, और इन सब का ज़िम्मेदार वो कार्तिक और नंदिनी को मानने लगी थी। पैसा होने के बाद भी उसके अंदर जो अधूरापन था, वो अपने बॉयफ्रेंड के प्यार को दरकिनार करके अपनी कमियों को लेकर अब नंदिनी और कार्तिक से नफ़रत करने लगी थी। कार्तिक अपने घर आ चुका था, हल्दी की रस्म हो चुकी थी और नंदिनी अपने कमरे से बाहर निकलने से शर्मा रही थी। उसे बाहर क्या हुआ ये तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, लेकिन वो मोना के सामने जाने से शर्मा रही थी। उसे लग रहा था कि पता नहीं मोना उसके बारे में क्या सोचेगी। नंदिनी को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मोना ने बाहर आकर नंदिनी और कार्तिक के बारे में क्या कुछ कहा होगा। मामी अंदर आते बोली, रात होने को आई है, अब यहीं बैठी रहेगी या खाना खाने चलेगी? नंदिनी ने सर उठाकर सामने देखा। मासी मुस्कुराकर उसी की तरफ देख रही थी। ओ, मैं तो आ ही रही थी, पर मैं फिर रुक गई। नंदिनी को समझ नहीं आया कि बाहर ना आने के लिए क्या बहाना बनाए। मामी मुस्कुराते हुए अंदर आई और बिस्तर पर नंदिनी के सामने आकर बैठ गई। नंदिनी उनको देखकर पालथी मारकर उनके सामने बैठ जाती है। मामी नंदिनी को देखते हुए मुस्कुरा रही थी। क्या हुआ मामी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? नंदिनी ने अपने भोलेपन से पूछा। कार्तिक जी अच्छे हैं ना? मामी मुस्कुराते हुए ही पूछ पड़ी। कार्तिक का जिक्र आते ही नंदिनी के चेहरे पर हया की लाली आने लगी थी। मामी की बुजुर्ग आंखें देख सकती थी। महज कार्तिक का जिक्र करते ही नंदिनी शर्म से लाल हो चुकी थी। उसके गाल, उसकी झुकी हुई पलकें, उसकी होठों की छोटी सी मुस्कुराहट सब बता रही थी। मामी दोनों हाथों से नंदिनी के सर पर घुमाकर अपने माथे से लगाकर उसकी नज़र को उतारते हुए बोली, भगवान तुझे बुरी नज़र से बचाए, शादी हो जाए फिर एक बार नज़र उतारूंगी तेरा, कहकर उन्होंने प्यार से उसके माथे पर चूमा। क्या हुआ मामी, इतना प्यार आ रहा है आज आपको मुझ पर? मामी प्यार से उसके गाल को खींचते बोली, मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए। तू और कार्तिक हमेशा खुश रहे और मुझे जल्दी से नानी बना दे। और क्या चाहिए? मामी की बात सुनते ही नंदिनी शर्म से लाल हो चुकी थी। उसने वहाँ बगल में रखे हुए तकिया को उठाया और अपने चेहरे को छिपाते बोली, मामी कैसी बातें कर रही हैं आप? जाओ, मैं बात नहीं करती आपसे। मामी देख रही थी। उसने तकिया से अपने आप को पूरी तरह से ढक रखा था। मामी खड़ी होते हुए बोली, चल अब जल्दी से आजा, भूख लगी होगी, मुझे भी सब खाना खाएंगे साथ में। मामी ने खींचकर तकिया को साइड में रखा और नंदिनी का हाथ पकड़कर उसे बाहर लेकर आ गई। बाहर आते ही सभी की नज़र नंदिनी पर गई। उसको देखकर मुस्कुरा तो सभी रहे थे, लेकिन जिस ढंग से कार्तिक कहकर गया था कि कोई भी नंदिनी से उसके बारे में ज़िक्र नहीं करेगा, किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई नंदिनी को चिढ़ा ले या कुछ पूछ ले। नंदिनी देख पा रही थी कि सभी उसको देखकर थोड़ा-थोड़ा मुस्कुरा रहे थे, और ये मुस्कुराहट चिढ़ाने वाली नहीं थी। शायद सभी खुश थे नंदिनी के लिए। यहाँ घर आते ही प्रीति, रिंकी और दादी ने मिलकर सीता देवी को सारी बातें बता दी। सीता देवी मुँह पर हाथ रखे अपने बेटे के कारनामे को सुन रही थी। हे भगवान, मैं तो भरोसा भी नहीं करती, कार्तिक नहीं, ऐसा कार्तिक ने किया। ये प्रीति सीता देवी के बगल में बैठे बोली, मम्मी आपको क्या लगता है आपका बेटा बहुत शरीफ है? सीता देवी प्रीति की तरफ देखते बोली, वो शरीफ तो नहीं है क्योंकि तेरा ही दोस्त है। जब तू शरीफ नहीं तो तेरा दोस्त कहाँ से शरीफ होगा? प्रीति मुंह बनाते हुए बोली, देखो ये बना दिया ना मुझे, बहू में बदमाश हो गई आपके लिए। सीता देवी उसके कान पकड़ते बोली, सबसे पहले तो ये बता, माँ जी ने मुझे बताया कि तुम रिंकी और उनको छोड़कर कार्तिक के साथ आई है। अब क्या शैतानी करके आई है उसके साथ मिलकर? प्रीति उछलकर सामने वाली कुर्सी पर जाकर बैठते हुए सबकी तरफ देखकर बोली, एक सीक्रेट है, लेकिन आप किसी को नहीं बताओगे, तब बताऊंगी। सभी प्रीति की तरफ देखकर बोले, हम नहीं बताएंगे। सभी अपना हाथ आगे बढ़ा देते हैं तो प्रीति भी अपना हाथ उनके हाथ में देते बोले, कार्तिक हनीमून पर जा रहा है अभी परसों, लेकिन आप लोग ये उससे बताइएगा मत, उसने मुझे मना किया बताने के लिए, वो आप लोगों को खुद बताएगा। सभी नाव में गर्दन हिलाते बोले, नहीं हम नहीं बताएंगे, पक्का ना, वरना वो नाराज हो जाएगा। नो। तब भी कार्तिक अपने कमरे से बाहर निकल कर आया। जब अब घर के कपड़ों में आकर वो डाइनिंग टेबल पर बैठते बोला, क्या बात है आज किसी को खाना नहीं खाना? कोई आया नहीं अब तक? सीता देवी उठकर प्रीति और रिंकी से बोली, जाओ तुम लोग भी अपने पति को बुला कर लेकर आओ। माँ जी आ जाइए, सत्यम के पापा खाना निकाल रही हूँ, कमरे से बाहर आ जाइए, उन्होंने जोर से चिल्लाकर कहा। और फिर वो डाइनिंग टेबल पर आकर खाने की प्लेट को सीधा करके रखने लगी। सभी आकर एक एक करके बैठ चुके थे और रिंकी, प्रीति, दादी माँ, सीता देवी और सत्यम कार्तिक की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। कार्तिक सीता देवी की ओर देखते बोला, मॉम मुझे देखकर मुस्कुरा क्यों रही है? अरे तो अब क्या तुझे देखकर मुझे गुस्सा ही आएगा हमेशा, कहकर उन्होंने नकली गुस्सा अपने चेहरे पर लाया।
लेकिन जितना आप मुस्कुरा रही है ना, इतना भी आप नहीं मुस्कुराती मुझे देखकर। तू भी तो हनीमून पर नहीं जाता था कभी? बातों बातों में ही सीता देवी के मुंह से निकला, हनीमून? आपको कैसे पता चला? कार्तिक ने कहा और सीता देवी की नज़रों का पीछा किया, जो कि प्रीति की तरफ देखकर आंखों ही आंखों में सॉरी कह रही थी। कार्तिक ने भी प्रीति की तरफ देखा। प्रीति पहले कार्तिक को देखती है, फिर सीता देवी की तरफ देखती है। इन दोनों को देखने के बाद प्रीति का आखिरी सहारा उसका पति था। प्रीति ने पपी फेस बनाकर सत्यम की ओर देखा। सत्यम प्रीति को ही देख रहा था। उसकी इस बातूनी बीवी ने अपने बेस्ट फ्रेंड से पंगा ले लिया था और उसे पता था कि अब प्रीति उसके पास आने वाली है खुद को बचाने के लिए। प्रीति कार्तिक कुछ कहता उससे पहले ही प्रीति झट से अपनी कुर्सी को खसकाकर सत्यम की कुर्सी से एकदम चिपका देती है। सत्यम के कंधे से टी शर्ट खींचकर अपने सर को छिपाते हुए कहती, प्लीज़ प्लीज़ प्रॉमिस करती हूँ, मैं अब कोई बात नहीं डिस्क्लोज करूँगी, प्लीज़ सत्यम जी बचा लीजिए। सत्यम दोनों को कभी टोकता नहीं था, पर प्रीति उसका प्यार ही नहीं बीवी भी है उसकी, ऐसे कैसे उसे छोड़ देता हो? सत्यम थोड़ी तेज आवाज में बोला, कार्तिक खाना खा लो, काफ़ी लेट हो गया है, बाकी टॉपिक पर बाद में बात करेंगे। उसने ये सब की तरफ देखकर बोला था। सभी अपनी थाली की तरफ कंसंट्रेट करने लगे, जबकि प्रीति अभी अपने आप को सत्यम में छिपाए बैठी हुई थी। प्रीति खाना खाओ। सत्यम ने प्रीति को अपने से दूर करते हुए कहा। सत्यम से अलग होती प्रीति पहले कान पकड़कर कार्तिक की तरफ देखती है और फिर धीरे से सॉरी कहती है। कार्तिक अभी भी गुस्से में था, पर क्योंकि अब सत्यम ने इस टॉपिक पर बात करने से मना किया था, इसीलिए अब वो कुछ बोल भी नहीं रहा था। अपनी ऑफिस में बैठा कार्तिक इस वक्त नंदिनी के बारे में सोच रहा था। अपने मोबाइल की स्क्रीन पर इस वक्त नंदिनी की फोटो को देखते हुए उसे नंदिनी की भोली भाली और बच्चों जैसी हरकतें याद आ रही थी। कुछ सोचकर उसने नंदिनी को कॉल लगाया। दूसरी तरफ नंदिनी अपने बिस्तर पर बैठे मोबाइल में कार्तिक के पिक्चर्स को देख रही थी, जबकि पूरे घर वाले इस वक्त अपने लिए मेहंदी के अलग अलग डिजाइन को पसंद कर रहे थे। अर्पित चलकर उसके बगल में बैठते हुए बोला, तू मोटू यहाँ तू क्या देख रही है? जैसे ही अर्पित उसके बगल में आया, कार्तिक की फोटो पर अर्पित की नज़र पड़ी। नंदिनी हड़बड़ाते हुए मोबाइल की स्क्रीन को बंद करती है और अर्पित की तरफ देखते हुए बोली, क्या तू कहीं पर बंदर की तरह उछल कर आ जाता है? अर्पित नंदिनी की तरफ देखते हुए बोला, मैं बंदर की तरह उछल कर आ जाता हूँ या तुम पागल की तरह मोबाइल में फोटो देखकर मुस्कुराती रहती हो? अर्पित ने इतनी जोर से बोला था कि आसपास में बैठे लोग अब नंदिनी की तरफ देखने लगे थे। अर्पित उन सब की तरफ देखते हुए बोला, आपको पता है ये मोटू अभी कार्तिक जीजा जी की फोटो देखकर मुस्कुरा रही थी। नंदिनी ने देखा, सब उसी की तरफ देखकर हंस रहे थे। नंदिनी ने अपने बगल में पड़े हुए तकिया को उठाया और अर्पित को मारते बोली, तुझे कुछ हजम नहीं होता ना अपने पेट में? तू बेवकूफ़ पागल बंदर। अर्पित अपने आप को ना बचाने की कोशिश कर रहा था और ना ही विरोध कर रहा था और चुपचाप बिस्तर पर नंदिनी के हाथों से मार खाया जा रहा था और पूरे घर वाले उन दोनों भाई बहन की नौटंकी पर हंसते जा रहे थे। इन दोनों की इसी मस्ती के बीच कार्तिक का फ़ोन आया। अर्पित नंदिनी के फ़ोन को देखते हुए बोला, ये लो आ गया फिर से फ़ोन। मतलब गज़ब हो यार तुम दोनों, यहाँ तुमने याद किया नहीं कि बंदा फ़ोन हाथ में लेकर बैठा था कॉल करने के लिए। अर्पित उठकर बैठा और अपने कपड़ों को ठीक करते हुए नंदिनी के हाथ से फ़ोन छीन लिया। हेलो, अर्पित बोलता है। किसी लड़की की आवाज़ नंदिनी के फ़ोन से आते ही कार्तिक मानो जैसे अपने फ़ोन के स्क्रीन को घूरने लगा था। उसने थोड़ा गुस्से से बोला, नंदिनी कहाँ है? अर्पित ने बोला, जीजा जी ज़रा इस नाची साले साहब पे भी तो बात कर लीजिए। कहकर अर्पित मुस्कुराया। अब जाकर कार्तिक ने अर्पित की आवाज़ को पहचाना और उसे थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन फिर भी उसके अंदर ही गुस्सा था। वो अपनी नंदिनी की आवाज़ सुनना चाहता था और कहाँ उसे इस अर्पित की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। नंदिनी को फ़ोन देना, उससे बात करनी है। कार्तिक बोला, सॉरी जीजा जी, नंदिनी तो अभी बिजी है, आप मुझे मैसेज दे दीजिए, मैं दे दूंगा। कार्तिक उसे क्या ही मैसेज देता, उसे तो कुछ प्यार भरी बातें करनी थी नंदिनी से। वो अर्पित से क्या ही बात करता? नहीं, कोई मैसेज नहीं था, बस यूं ही बात करना चाहता था उससे। नंदिनी झट से अपना फ़ोन छीनते हुए बोली, अर्पित के बच्चे, मैं इतनी भी बिजी नहीं कि मैं बात नहीं कर सकती। कहकर नंदिनी ने अपने कान पर फ़ोन लगाया। अर्पित फिर उसके कान के पास चिल्लाते हुए बोला, जीजा जी आपको बहुत याद कर रही है नंदिनी, हो सके तो शाम को आ जाइएगा। अरे बंदर, तू जाना यहाँ से, क्यों डिस्टर्ब कर रहा है? नंदिनी बिस्तर पर बैठी और अपनी गोद में तकिया रख दिया। अर्पित भी गया नहीं था। वो बेड के पास खड़े होकर नंदिनी को देखकर मुस्कुरा रहा था। नंदिनी अब उसके सामने क्या ही बात करे, वो शर्म से गड़ी जा रही थी। वो अपने फ़ोन को अपने कान पर लगाए धीरे से बोली, हेलो कैसी हो जान? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस जैसा तुम्हारे बगैर हो सकता हूँ वैसा ही हूँ। नंदिनी मुस्कुरा दी। शाम को आ जाओ, कार्तिक ने रिक्वेस्ट की। नहीं, आप क्या करेंगे? मेहंदी की रस्म होने वाली है, सभी औरतें रहेंगी मेहंदी लगाने के लिए, तो क्या हुआ? तुम मेहंदी लगाना, मैं तुम्हें देखूंगा। नंदिनी भी इस तरह से कुछ प्यारी बातें करना चाहती थी कार्तिक से, लेकिन सामने अर्पित पहरेदार की तरफ देखकर मुस्कुराया जा रहा था। तू जाना। क्या क्या कहा तुमने? कार्तिक ने बोला, नहीं आपसे नहीं, एक बंदर सामने बैठा है उससे कह रही हूँ। कार्तिक मुस्कुराते बोला,
हाँ, कह दो ना जान, तुम्हें देखने का मन कर रहा है। मिस्टर कपूर बस कीजिए, नंदी शर्माते हुए बोली। जान प्लीज़। कहीं न कहीं अर्पित समझ चुका था कि दोनों के बीच में क्या बात हो रही है। तूने बहुत बात कर ली, अब मुझे करने दे। उसने झट से नंदिनी के हाथ से फ़ोन छीना और कान में लगाते हुए बोला, हेलो जीजा जी, सुनिए एक ज़रूरी बात करनी थी आपसे, कहकर अर्पित हॉल में सबके बीच फ़ोन अपने कान पर लगाए बैठ गया। अगर आपके पास वक़्त हो तो आप शाम को घर आ जाएँगे। कार्तिक का तो मन कर रहा था कि अर्पित को पनिश करने का, लेकिन अब प्लान कैंसिल करके जाकर कसकर अपने गले से लगा ले। उसका ये साला उसे घर पर बुला रहा था, क्यों नहीं मैं आ जाऊँगा। हाँ ठीक है, फिर एक काम कीजिएगा, कुछ चीज़ बताता हूँ और सारे सामान लेकर आइएगा। क्या सामान लेकर आना है? कार्तिक ने कहा। अर्पित, जो कि अब तक ये सारी बातें सब कुछ सुना सुना कर चिल्लाते हुए कह रहा था, अब धीरे से मोबाइल के पास फुसफुसाते हुए कहता है, सामान आने के बहाने चुपचाप से आ जाइएगा, वरना कोई बुलाएगा नहीं आपको मेहंदी में। अरे वाह साले साहब, क्या बात कही है तुमने। बताओ बताओ क्या लेकर आना है। जहाँ बकरा खुद हलाल होने पर तैयार हो तो अर्पित को भी क्या दया आनी थी कार्तिक पर। ब्रांडेड कपड़े से लेकर घड़ी तक उसने अपने लिए मंगवा लिए थे। पूरे घर वाले अर्पित की डिमांड को सुनकर हैरान थे। अर्पित ने जैसे ही फ़ोन कट किया, उसकी माँ अर्पित को डांटते हुए बोली, ये क्या बदतमीजी है अर्पित, कोई जीजा से इतने महंगे महंगे गिफ्ट लेता है क्या। अर्पित नंदिनी का फ़ोन नंदिनी की तरफ लौटाते हुए बोला, माँ वो कार्तिक कपूर है, अगर ये ब्रांड नहीं बताता तो उनको पता भी नहीं चलता। वो खुद पहनते हैं ना ये सब, इसीलिए उनको यही आता है। फिर वो नंदिनी की तरफ देखते हुए बोला, मैं सोच रहा हूँ 2-4 जूते वगैरह भी मंगवा लूँ अपने लिए। नंदिनी ने ना में अपनी गर्दन हिला देती है, लेकिन मिलना तो उससे भी था कार्तिक से। अब उसके लिए कार्तिक को थोड़ा-सा खर्च करना पड़ रहा था, तो क्या हुआ, अभी इतना तो कमाता है कि इतने सारे खर्च कर सके। यहाँ कार्तिक अपने असिस्टेंट को बुलाकर सामान की लिस्ट देते हुए शॉपिंग करने को बोल चुका था। शाम का वक़्त, मेहंदी की रस्म शुरू हो चुकी थी। लड़कियों का नाचना, लड़कों का शोर, तरह-तरह की पकवानों की खुशबू, पूरा माहौल खुशनुमा था। दूल्हे को मेहंदी लगानी नहीं थी, फिर भी रस्म के नाम पर 2-4 बिंदी अपनी हथेली पर लगाने के बाद वो उठकर साइड अपने दोस्तों के साथ नाच रहा था, जबकि सभी औरतें अपने दोनों हाथों को फैलाकर इस तरह से मेहंदी लगवा रही थी मानो जैसे उनकी ही शादी हो। नंदिनी भी ग्रीन कलर की स्लीवलेस अनारकली पहने अपने दोनों हाथों को फैलाकर मेहंदी वाले के सामने बैठी हुई थी। अभी उसकी बाजू से हथेली तक मेहंदी की 2-4 लकीरें भी नहीं खींची होगी कि कार्तिक आ चुका था। कार्तिक के साथ प्रीति और रिंकी भी आए थे। कार्तिक को खाली हाथ देखते ही अर्पित अपनी जगह पर बैठे बैठे कार्तिक को चिढ़ाते बोला, क्या जीजा जी, सामान की लिस्ट मंगवा लिया पर लेकर नहीं आए आप मेरे लिए कुछ। कार्तिक अपनी जेब से गाड़ी की चाबी निकाल कर अर्पित की तरफ उछालते हुए बोला, साले साहब आपकी मंगवाई हुई चीज़ लेकर आया हूँ, गाड़ी में है, अब निकलवाना आपकी जिम्मेदारी है, जाइए। अर्पित झट से उस चाबी को कैच करता है और अपने दोस्तों के साथ बाहर भागता है। कार्तिक जाकर नंदिनी के बगल में बैठ चुका था। तभी मामी ने प्रीति और रिंकी से भी बैठने के लिए कहा और उन्हें कोल्ड ड्रिंक स्नैक्स के लिए पूछा, जिस पर उन दोनों ने मना कर दिया। मामी मेहंदी आर्टिस्ट से कहकर उन दोनों के भी हाथों में मेहंदी लगाने के लिए कहती। कार्तिक ने एक नज़र नंदिनी को देखा। डार्क ग्रीन कलर अनारकली सूट में वो निखर रही थी। नंदिनी के हाथों में मेहंदी लग रही थी और कार्तिक प्यार से नंदिनी के हाथों को तो कभी नंदिनी को देख रहा था। उसने आसपास के लोगों की बातें सुनी। सभी अपने अपने कपड़े गहने की बातें कर रहे थे। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। अपने मीटिंग, प्रोजेक्ट, प्रेजेंटेशन, स्टैंडर्ड्स, शेयर बाजार, इन सब के अलावा उसने कभी इन सब बातों पर ध्यान ही नहीं दिया था। नंदिनी के चेहरे पर आ रहे बालों को प्यार से अपने हाथों से कान के पीछे लगाते हुए बोला, तो मेरी जान ने भी अपने लिए शादी के कपड़े ले लिया है। नंदिनी ने मुस्कुराकर हमें अपनी गर्दन हिलाकर कहा, वो तो कब का ले लिया था, जब कपूर हाउस में थी तभी। आपको कभी ऑफिस से फुर्सत मिले तब तो देखते। तो अब दिखा दो, अब तो मैं यहाँ पर हूँ ना, मेरे हाथों में मेहंदी लगी है मिस्टर कपूर। तभी मेहंदी आर्टिस्ट ने पूछा, मेहंदी में आपके हस्बैंड का नाम लिखना है। नंदिनी नाम में अपनी गर्दन हिलाई तो कार्तिक हमें अपनी गर्दन हिलाते बोला, बिल्कुल, वो भी दोनों हाथों पर। मिस्टर कपूर, दुल्हन के हाथों पर नाम लिखा जाता है। कार्तिक थोड़ा सा झुका और नंदिनी के कान के पास जाकर बोला, हल्दी मैंने तुम्हें लगा दिया, मेरा नाम मेहंदी में लिख लो और चिंता मत करो, कल शादी के बाद हम अपनी सुहाग रात भी मनाएंगे। कार्तिक नंदिनी के कान के इतनी करीब जाकर ऐसा बोल रहा था कि कोई और इन बातों को सुन नहीं पाया, लेकिन नंदिनी शर्म से लाल हो चुकी थी। कार्तिक ने जैसे अपने चेहरे को हटाया और नंदिनी के चेहरे को देखा, नंदिनी अपने पलकों को झुकाकर शर्म से भरी हुई बैठी थी। जान, यू आर ब्लशिंग, सच कहा है किसी ने, इश्क का रंग लाल होता है। तुम सच में बहुत प्यारी लग रही हो। नंदिनी कार्तिक की तरफ देखना चाहती थी पर उसकी पलकें नहीं उठ पा रही थी। आपका नाम क्या है, मेहंदी आर्टिस्ट ने पूछा तो कार्तिक ने अपना नाम बताते हुए कहा, दोनों हाथों पर इस ढंग से लिखना कि देखने वालों को पता चल जाए कि ये कार्तिक कपूर की है। मेहंदी आर्टिस्ट मुस्कुराकर कार्तिक का नाम नंदिनी की हथेली से लेकर कलाई तक खूबसूरती से भरकर लिख देती है और उसके चारों तरफ डिजाइन बना देती है। नंदिनी की मेहंदी लग चुकी थी। तभी अर्पित कार्तिक से बोला, जीजा जी, हम सभी यंगस्टर आज लेट नाइट तक जगने वाले हैं।
बस यूं ही धमाल मस्ती करेंगे। आप भी रुक जाइए। कार्तिक को तो अर्पित पर इतना प्यार आ रहा था कि वो उसका फेवरेट साला बन गया था। वो अर्पित की ओर मुस्कुराते बोला, क्यों नहीं। नंदिनी नजर उठाई और कार्तिक की तरफ देखकर बोली, लेट नाइट तक क्यों, आपको कल काम पर नहीं जाना होगा। कार्तिक ने अपने हाथ नंदिनी के पीछे से ले गया, उसकी पेट पर रखकर धीरे से चिकटी काटते बोला, लेट नाइट बदमाश जान, आज तुम्हें लगता है अब तुम मुझे यहाँ से भगा पाओगी। नंदिनी कार्तिक के हाथों को अपने पेट पर महसूस करते हुए चहक उठी। मिस्टर कपूर, वो फुसफुसाते बोले, उसकी गर्दन झुकी हुई थी और एक तरफ से बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। कार्तिक एक नज़र चारों तरफ देखता है और जब उसने देखा कि कोई उसकी तरफ नहीं देख रहा है तो जल्दी से नंदिनी के गालों पर किस करने के बाद बोला, डे बाय डे तुम ब्यूटीफुल होती जा रही हो। क्योंकि बच्चे सीता देवी को अकेले परेशान कर देते, रिंकी और प्रीति ड्राइवर के साथ जा चुकी थी। कार्तिक नंदिनी के कमरे में बैठा नंदिनी के सूटकेस को खोलकर उन कपड़ों को देख रहा था जो नंदिनी कल पहनने वाली थी। वाइन कलर के उस लहंगे को उसने पूरे बेड पर फैला कर रखा था। उस स्लीवलेस छोटी सी चोली, उसके ऊपर नेट का दुपट्टा था। वो नंदिनी को इस कपड़े में इमेजिन कर रहा था। वो कुछ सोचता है, फिर वो नंदिनी की तरफ देखते बोला, इसमें कोई शक नहीं है कि तुम इन कपड़ों में गॉर्जियस लगोगी, बट तुम्हें नहीं लगता ये दुपट्टा कुछ ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है। मिस्टर कपूर, ये फैशन है। यस आई नो, देखा है मैंने लोगों को इस तरह के कपड़े पहने हुए। नंदिनी कार्तिक के करीब आते बोले, अच्छा बहुत नज़र रहती है आपकी लड़कियों पर। कार्तिक उसके कमर से पकड़कर अपने करीब खींचते बोला, अब लड़कियों पर तो नहीं रहती, पर किसी एक पर तो कुछ ज़्यादा ही रहने लगी है। सच कहूँ जलन हो रही मुझे, मैं नहीं चाहता तुम्हें कोई देखे। अब तो मैंने ले लिया है तो पहनना ही पड़ेगा। सब कुछ अच्छा है, दुपट्टा चेंज कर दो। कार्तिक ने दुपट्टे को ऐसे देखा जैसे कोई गलत चीज़ देख रही हो। मिस्टर कपूर, ये सब इतना आसान नहीं होता, ये पूरा सेट है और मुझे अच्छा लगा कहकर वो अपने आप को छुड़ाती है और अपनी मेहंदी लगे हाथों के साथ बिस्तर पर आकर बैठ जाती है। कार्तिक की नज़र अभी इस दुपट्टे पर स्लीवलेस और नेक ब्लाउज होने के कारण कार्तिक इमेजिन कर सकता था कि नंदिनी कितनी सेक्सी लगेगी। ये पहनकर उसे ऐतराज़ भी नहीं है नंदिनी के ऐसे कपड़े पहनने पर उसका दिल इस बात से अभी ही जल रहा था कि नंदिनी को वहाँ मौजूद और लोग भी देखेंगे। जान प्लीज़ सिर्फ दुपट्टा बदल दो, ये पूरा नेट है, इसका होना और ना होना, इससे पहनो और ना पहनो एक बराबर है। कहते हुए उसने उस दुपट्टे को पर्दे की तरह अपने सामने कर दिया। दुपट्टा सच में बहुत बदला था, साफ साफ नंदिनी आर पार नजर आ रही थी। एक पल के लिए कार्तिक ने नंदिनी को लहंगे चोली में इमेजिन किया और फिर उस दुपट्टे के साथ अपनी आंखों को कसकर बंद करते बोला, नो। बेनंदिनी बिस्तर पर बैठी हुई थी जबकि कार्तिक उसके लहंगे और चोली को एक बैग में डाल चुका था और उस दुपट्टे को साइड में फेंक चुका था। मैं तुम्हारे लिए कल ढेर सारे दुपट्टे भेजता हूँ, तुम एक देख कर ले लेना, जो भी इसके साथ आ जाएगा। रहने दीजिए, मैं ये नहीं पहनूंगी, मैं कोई दूसरी साड़ी देख लेती हूँ। नंदिनी मुंह फुलाते हुए ही दूसरी तरफ चेहरा घुमाकर बोली। कार्तिक खुश होते बोला, फैंटास्टिक, मैं पहना दूंगा। नंदिनी जो कि गुस्से में थी पलटकर कार्तिक की तरफ देखती है, जो कि इस बात खूब खुश हो गया था कि अब उसे फिर से नंदिनी को साड़ी पहनानी है। यहाँ पर 50 औरतें होंगी जो मुझे साड़ी पहना सकती है, आपकी ज़रूरत नहीं मुझे। जान कैसी बातें कर रही है, तुम्हारे पति को एक काम आता है, उसके होते हुए तुम किसी और को कहोगी। कार्तिक नाराज़ होकर बोला, मिस्टर कपूर सिर्फ साड़ी पहनने की बात कर रही हूँ मैं, आप अभी इतना पर्सनल क्यों ले रहे हैं। नंदिनी, मैं तुम्हें साड़ी पहनाऊंगा और साड़ी मैं खुद लेकर आऊँगा, यू डोंट वरी, मैं ले लूँगा, बेस्ट इन द सिटी। नंदिनी ने एक गहरी सांस ली और घूर कर कार्तिक की आंखों में देखने लगी। कार्तिक मुस्कुराकर नंदिनी को ही देख रहा था। वो बहुत प्यारी लग रही थी। गुस्से में भी कार्तिक का मन कर रहा था कि उसे अपनी बाहों में छिपा ले। नंदिनी बोली, आप दुपट्टा भिजवा दीजिएगा, मैं मैच कर लूँगी। ओके। कार्तिक जानता था नंदिनी नाराज़ हो गई है। प्यार से नंदिनी को अपनी बाहों में भरते बोला, जान इतनी नाराज़ क्यों हो। नंदिनी कुछ न बोलकर अपना मुंह फुलाकर चुपचाप कार्तिक की बाहों में खड़ी थी। कार्तिक अपने एक हाथ से नंदिनी के चेहरे को ऊपर उठाते हुए बोला, गलती ना इस कपड़े की है ना तुम्हारी है, गलती मेरे दिल की है। ये नहीं देख सकता है कि कोई मेरी जान को कोई और देखे, तो क्या करूँ, घूंघट लेकर घूमती रहूँ। कार्तिक उसकी बात पर हंस पड़ा। बिल्कुल नहीं, तुम्हारा जो मन करता है तुम पहनो, पर कभी कभी मेरा भी सुन लिया करो, ठीक है। कार्तिक की बात सुनकर नंदिनी अपनी गर्दन दाएं बाएं घुमाकर कार्तिक की बात पर सहमत हो जाती है। कार्तिक उसकी कमर पर अपनी उंगली चलाते हुए बोला, और ये जो तुमने मुझे भी साड़ी पहनाने से रोका है ना, इन सब का बदला मैं तुमसे परसों लूँगा। परसों कैसे, परसों हम हनीमून पर जा रहे हैं। नंदिनी की आंखें खुशी से चमक उठी। हनीमून, हम सच में हनीमून पर जाने वाले हैं। बिल्कुल, हमारा हनीमून खास होगा क्योंकि ये हनीमून ड्रेस कोड वाला होगा। कार्तिक उसे सीने से लगाते हुए बोला, हनीमून कभी भी ड्रेस कोड का नहीं होता मिस्टर कपूर। नंदिनी ने अपनी गर्दन ऊपर करके कार्तिक की आंखों में देखते बोले, पर हमारा होगा क्योंकि इसमें तुम्हें सिर्फ साड़ी पहननी, वो भी मेरे हाथों से। कार्तिक ने अपनी उंगलियों को नंदिनी की कमर के चारों तरफ घुमाया। नंदिनी के शरीर में शहरन हुई। वो कार्तिक के सीने में अपने चेहरे को छिपाए हुए बोले, मिस्टर कपूर। उसकी सॉफ्ट वॉइस कार्तिक को और ज़्यादा बेचैन कर रहे थे। हम हनीमून पर कहाँ जा रहे हैं। कुछ पल खामोश रहने के बाद नंदिनी यूं ही कार्तिक के सीने में अपने चेहरे को छिपाए हुए बोली, वो सरप्राइज
सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए। मेरा आइडिया कैसा लगा? नंदिनी ने अपनी गर्दन ऊपर की और प्यार से कार्तिक की आंखों में देखते बोली, बहुत रोमांटिक। और सच कहूँ एक बात आपसे, वो एकदम धीरे से बोली, हाँ बिल्कुल, जो मन में है तुम्हारे बोल दो। कार्तिक प्यार से उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते बोला, मैं कभी साड़ी पहनना नहीं सीखूंगी, कभी नहीं। और ये क्यों भला? ताकि पूरी ज़िंदगी आप मुझे अपने हाथों से साड़ी पहना सको। कहकर नंदिनी अपनी बातों में खुद शर्मा गई और कार्तिक के सीने पर अपना सर रखकर अपनी आंखों को बंद कर लिया। कुछ पल के न कार्तिक ने कुछ कहा और न ही नंदिनी ने। दोनों बस एक दूसरे को अपने पास महसूस कर रहे थे। इश्क हो गया है तुमसे, कार्तिक बोला। कार्तिक की बात से नंदिनी ने कार्तिक को और जोर से पकड़ लिया। तभी बाहर से आवाज़ आई, खाना बन गया है, खाने के लिए आ जाइए जीजा जी। ये अर्पित था, तुम्हारा ये भाई मुझे बहुत अच्छा लगा। नंदिनी को छोड़कर नंदिनी का हाथ पकड़े कार्तिक बाहर की तरफ आया। मेरा हाथ तो छोड़ दीजिए। नंदिनी ने अपना हाथ खींचा और अपनी मेहंदी को देखने लगी। कार्तिक उसको खींचकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बाहर आते हुए, डोंट यू डू दिस अगेन मिस्टर कपूर, कहते हुए नंदिनी ने अपने कंधों को थोड़ा सा हिलाकर कार्तिक के हाथ को अपने कंधे से हटाया और आगे आगे चली गई। कार्तिक जोर से चिल्लाया, जान रुको। नंदिनी पलट के पीछे की तरफ देखती हुआ आगे आया और फिर से नंदिनी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, दोबारा ऐसा मत करना। नंदिनी ने कार्तिक की आंखों में देखा, एक अजीब सा जुनून था उसकी आंखों में। लव, वो सिर्फ हाँ में अपनी गर्दन हिला पाई। उसे मना करने की हिम्मत उसके अंदर अभी भी नहीं थी। डाइनिंग रूम की तरफ खाना खाने के लिए हर कोई आ चुका था। सभी एक एक करके अपनी थाली में खाना खाने के लिए बैठ चुके थे। तभी नंदिनी को देखकर कार्तिक ने कहा, जान तुम्हारे हाथ में मेहंदी लगी है, तुम कैसे खाओगी? वो फिर अर्पित की ओर देखकर बोला, अर्पित नंदिनी का खाना मेरे थाली में ही निकाल देना, मैं खुद से खिला दूंगा। कहते हुए कार्तिक अपनी जगह से उठ गया और नंदिनी के पास जाकर बैठ गया। मिस्टर कपूर, मैं बाद में खा लूंगी, मेहंदी सूख गई है, थोड़ी देर में हाथ धो लूंगी। कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें अपने हाथ धोने की, 10 मिनट का काम है, 10 मिनट के लिए क्यों मेहंदी को ख़राब कर रही हो? खुद उसके सामने कुर्सी खींच कर बैठ गया। मिस्टर कपूर, सब हमें देख रहे हैं तो उनसे भी कहो अपने अपने हस्बैंड को बुला ले खिलाने के लिए। मैं तो अपनी जान को खिलाऊंगा ना, मैं उन्हें नहीं खिला सकता। नंदिनी छिड़कर अपने मेहंदी लगे हुए हाथों से कार्तिक के बाजू पर मारते बोली, आप कुछ भी बोलते हैं, मैं आपको खिलाने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि अच्छा नहीं लगता तुम्हें मेरे हाथों से खाना खाना, अच्छा नहीं लगेगा। कार्तिक खाने का निवाला बनाते बोला, आई डोंट केयर कि हमें देखता है और कौन नहीं, चलो जल्दी मुंह खोलो। नंदिनी समझ गई थी कार्तिक अब एक भी नहीं सुनने वाला था। उसने अपना मुंह खोला। कार्तिक खुद भी खा रहा था और उसे भी खिला रहा था। नंदिनी शर्माकर खाते हुए अपने चारों तरफ देख रही थी। तभी उसे अपने पापा नजर आए जो बाहर से अंदर आए थे। पापा, आप भी मेरे पास आकर खाइए ना, नंदिनी ने अपने बगल में इशारा करते हुए रघुवीर जी से कहा। कार्तिक ने पलट कर रघुवीर जी की तरफ देखते हुए कहा, नंदिनी सही कह रही है पापा, आ जाइए। वैसे भी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। रघुवीर जी वहाँ जाना नहीं चाहते थे, पर कार्तिक के कहने पर वो वहाँ आ गए। अपनी थाली लेकर वो भी नंदिनी के बगल में बैठ कर खाने लगे। कार्तिक खुद भी खा रहा था, नंदिनी को भी खिला रहा था और उसने रघुवीर जी से अपने और नंदिनी के बाहर जाने की बात भी बता दी। खाना खाना हो जाने के बाद सभी कुर्सियों को साइड में कर दिया गया था और नीचे ज़मीन पर मोटे मोटे गद्दे बिछा दिए गए थे। सभी घेरा बनाकर बैठ गए थे, पर कार्तिक नंदिनी के बगल में बैठा हुआ था। हंसी मजाक, गाना, ट्रूथ और डेयर, अन्य सभी खेल में रात के लगभग 2 बज गए थे। नंदिनी की आंखें भारी होने लगी थी। सब जहाँ एक तरफ गेम खेल रहे थे, वहीं नंदिनी कार्तिक के कंधे पर सर रखकर सोई हुई थी। और कार्तिक इसी बात से बहुत खुश था कि आज उसकी जान उसके पास थी। तकरीबन 2 बजे कार्तिक नंदिनी को अपनी गोद में उठाकर उसके कमरे में लिटा देता है। नेहा भाभी चुपके से अपने मोबाइल से उन दोनों की तस्वीर ले रही थी। कार्तिक ने प्यार से नंदिनी को सुलाकर उसके माथे को चूम कर ब्लैंकेट डालते हुए वो कमरे से बाहर निकल गया। अगले दिन सुबह उसने अमर से कहलवा कर नंदिनी के लिए बहुत सारे दुपट्टे भिजवा दिए थे और नंदिनी उसमें से एक दुपट्टा पसंद भी कर ली थी। बारात निकल चुकी थी। नंदिनी अपने उस वाइन कलर की लहंगे में बहुत खूबसूरत लग रही थी। पिंक कलर का दुपट्टा जो कि कार्तिक ने ही भिजवाया था, उसके लहंगे के साथ बहुत अच्छा मैच कर रहा था। कपड़ा मोटा होने के कारण उसने और स्लीवलेस होने के कारण भी कार्तिक को कोई तकलीफ नहीं थी। नाचते गाते बारात के साथ नंदिनी भी जा रही थी। साइड से नंदिनी के साथ साथ कार्तिक भी चल रहा था। हाँ, वो नंदिनी की तरह बेशक नाच नहीं रहा था, लेकिन वो एक पल के लिए भी नंदिनी से अलग नहीं हो रहा था। बारात हॉल तक पहुंच चुकी थी। दुल्हन के रिश्तेदार इस वक्त दूल्हे का परीक्षण कर रहे थे, जबकि कार्तिक नंदिनी का हाथ पकड़े अभी एक साइड में खड़ा रस्म होते हुए देख रहा था। कुछ ही देर बाद शादी की रस्में शुरू हो जाती है। सभी अपने ही आप में मशरूफ थे, कोई खाना खाने में तो कोई शादी देखने में तो कोई एक दूसरे को देखने में। तभी एक पीच कलर की साड़ी पहने रंभा अपने बॉयफ्रेंड के साथ एंटर करती है। चेहरे पर एक सातिर मुस्कान थी, शायद कुछ सोच कर आई थी। वो अंदर आती है, उसने अपनी नज़र चारों तरफ घुमाई और उसने एक कोने में कार्तिक नंदिनी को कुछ खिलाते हुए देखा। नंदिनी खा रही थी और कार्तिक उसके लिए प्लेट पकड़ कर खड़ा था। क्या बात है? रंभा अपने बॉयफ्रेंड को उस तरफ इशारा करते बोली, मुझे याद नहीं होगा कि इस आदमी ने कभी मेरे साथ बैठकर खाना भी खाया हो कि नहीं।
लेकिन दूसरी बीवी के लिए थाली पकड़कर खड़ा है। रंभा, वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, तुम अपनी ज़िंदगी जियो, क्या ज़रूरत तुम्हें उसके साथ अपने आप को कंपेयर करने की? तुम्हारे पास भी तो सब कुछ है ना, ऐसे कैसे छोड़ दूँ उसे? क्या लगता है उसे मैं खुश रहने दूँगी? कभी नहीं। कहते हुए वो अपने बॉयफ्रेंड की तरफ देखती है, जो कि लगभग चिढ़ चुका था। रंभा की बातों से वो खुद भी नहीं जानता था कि रंभा क्यों कार्तिक के पीछे पड़ी हुई है, जबकि उसे छोड़ने का फैसला भी उसका अपना ही था। कार्तिक को एक फ़ोन आता है। कार्तिक प्लेट नंदिनी के हाथ में देते बोला, नंदिनी, मैं कॉल अटेंड करके आता हूँ, तुम यहीं रहना, ठीक है? और अपना फ़ोन लेकर फिर से थोड़ा-सा अलग चला गया। नंदिनी पानी पूरी खाते हुए इधर-उधर देख रही थी। तभी एक छोटी बच्ची आकर बोली, आपको आपके हस्बैंड ने इस हॉल के छत पर बुलाया है। कहाँ पर? नंदिनी ने कहा। लड़की ऊपर की तरफ इशारा करते बोली, उन्होंने वहाँ आने के लिए कहा है आपको। नंदिनी झट से पानी पूरी की प्लेट वहाँ रखती है और वेंडिंग हॉल की सीढ़ियों की तरफ बढ़ जाती है। नंदिनी ये सोच रही थी कि शायद कार्तिक, जो कि कल सुबह हनीमून पर जाने का प्लान कर रहा था, उसे जुड़ा हुआ कुछ बताने के लिए, या फिर हो सकता है कि कार्तिक इस भीड़ से अलग उसके साथ कुछ टाइम बिताना चाहता हो, इसीलिए वहाँ बुला रहा हो। उस सीढ़ी के पास पहुंची थी कि रघुवीर जी से टकराई। अरे नंदिनी, संभल के बेटा, गिर जाओगी, रघुवीर जी ने कहा। नहीं पापा, मैं बस ऊपर जा रही थी। ऊपर क्यों? शादी यहाँ हो रही है, तुमने कुछ खाया या नहीं? पापा, आपको लगता है मैं शादी में आऊँगी और मेरा मुंह बंद रहेगा? नंदिनी आंखों में चमक लाते हुए कहते, मैं जानता हूँ तुम शादी में खाना खाने ही तो जाती हो, कहकर उन्होंने भी प्यार से नंदिनी के सर पर हाथ फेरा। नंदिनी अपने पापा को साइड हग करते बोली, मैं ऊपर से आती हूँ, मिस्टर कपूर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हें कुछ काम है। बिना रघुवीर जी की जवाब का इंतज़ार किए छत पर चली गई। वो यही रघुवीर जी नंदिनी को इस तरह दौड़ते हुए सीढ़ी पर चढ़ते देखा थोड़ा चिंता करने लगे थे। जब उन्होंने देखा कि पूरी तरह से ऊपर जा चुकी है, तो अभी नामे अपनी गर्दन को हिलाकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। मिस्टर कपूर, मैं आ गई, नंदिनी छत पर जाते ही बोलती है। छत पर बहुत सारा सामान रखा हुआ था, शायद शादी के लिए स्टोर रूम की तरह से यूज़ किया जा रहा था। बड़े बड़े पतीले और बॉक्स के बीच से होते हुए नंदिनी छत के बीचों बीच पहुंच चुकी थी। मिस्टर कपूर, कहाँ हैं आप? लेकिन कहीं से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। नंदिनी कम से कम ये जानती थी कि कार्तिक कुछ भी कर ले, लेकिन इस तरह से यहाँ उसे अकेला तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकता, और इस तरह वो उसे डराएगा भी नहीं। ज़रूर उस बच्चे ने मुझे बेवकूफ़ बनाया होगा, अभी जाकर उसकी कान खींचते हूँ, कहकर वो जैसे ही जाने के लिए पलटी, उसे आवाज़ सुनाई दी, मिस्टर कपूर तो नहीं है, पर एक्स मिसेज कपूर ज़रूर है यहाँ पर। नंदिनी ने पलट कर देखा, सामने रंभा थी। कई बार मिलने के कारण वो अच्छी तरह से पहचानती थी उसे। रंभा जी, आप? कहकर नंदिनी ने हैरानी से रंभा को देखा। मिस्टर कपूर कहाँ है? नंदिनी ने पूछा। तुम्हारा मिस्टर कपूर जहाँ है उसे वहाँ रहने दो। तुम बताओ, ऐसा कौन सा जादू कर दिया है तुमने उस पर, उस घमंडी आदमी पर, कि फिदा है तुम पर? मुझे जादू करना नहीं आता, और ना ही मैं इन सब बातों पर यकीन करती हूँ। नंदिनी एकदम पीछे हट गई। अच्छा, तो वो कार्तिक कपूर, जो किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करता, यूं ही तुम्हारे चारों तरफ घूमता रहता है? एक टेढ़ी हंसी के साथ रंभा ने कहा, प्यार करते हैं मुझसे और मैं उनसे, पति पत्नी हैं हम, क्या इतना काफ़ी नहीं है उनका मुझ पर फिदा होने के लिए? नंदिनी भी जवाब देना जानती थी, और रंभा कैसी है ये भी वो जानती थी। वाह क्या बात है, महज कुछ महीनों की शादी में इतना प्यार हो गया उसे तुमसे। मैं तो पूरी 2 साल तक उस घर में रही, अपने हाथों से खिलाना तो छोड़ो, मेरे साथ बैठकर कभी खाया भी नहीं उसने। कहते कहते रंभा के चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा था, और धीमे धीमे कदमों से नंदिनी की ओर बढ़ रही थी। नंदिनी, जो कि अब तक सीढ़ियों की तरफ उतरने के लिए आ रही थी, धीरे धीरे अपने कदम पीछे करने लगती है। यहाँ हॉल में कार्तिक फोन अपने जेब में रखते हुए पीछे पलटा और नंदिनी को ढूंढने लगा। वो चारों तरफ घूमता रहा, पर नंदिनी नहीं दिखाई दी। तभी रघुवीर जी मिले। पापा, नंदिनी को देखा आपने? कार्तिक उनसे पूछता है। बेटा, वो तो तुमसे ही मिले छत पर गई थी। छत पर मैं तो कॉल रिसीव करने बाहर गया था, कार्तिक बोला। छत पर गई है? पूछता है। बेटा, वो तो तुमसे ही मिलने छत पर गई थी, छत पर मैं तो कॉल रिसीव करने बाहर गया था, कार्तिक बोला। छत पर गई है, तुमसे मिलने जा रही हूँ, यही कहा था मुझे। ये लड़की भी ना, मैं देखता हूँ, कहकर कार्तिक छत की ओर बढ़ जाता है। उसे नंदिनी पर गुस्सा आ रहा था। उसे कहकर गया था कि वो यहीं पर उसका इंतजार करे, पता नहीं कहाँ चली गई है। उसने अपने आप से कहा, बहुत प्यार से बात करने लगा हूँ तुमसे, इसीलिए बातें नहीं सुन रही हो ना? अभी 2 बातें सुनाऊंगा तो आंसू के साथ साथ बुद्धि भी तुम्हारे काम करने लगेगी। अपने ही ख्यालों में वो छत की ओर बढ़ रहा था। फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट ज़रूर करें, और एक लाइक कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलती है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।